हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपको आज मैं बताने वाला हूं कि जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती 2019 का था, जिसे सारी प्रक्रिया करते हुए 23 में ज्वाइनिंग कराने के लिए रेलवे के हर डिपार्टमेंट और हर डिवीज़न सर हो रखे हैं कि चलो मैं अब उस लम्हा को एक सपने में बदलता हूं। तो जो भी नए कैंडिडेट ग्रुप डी ज्वाइन करने वाले हैं, जिनका जिस डिपार्टमेंट और जिस डिवीज़न में अलॉट हुआ है और उनको ज्वाइनिंग कराया जा रहा है, तो साथियों उनके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में मेल के द्वारा एक अटेंशन फॉर्म आया होगा। उसको फिल करने के ऊपर मैं बताता हूं कि आप किस तरह से फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। क्योंकि साथियों ये होता है कि जो भी फॉर्म होता है वो लगभग 5, 6, 7 पेज का होता है। उसे भरने में आपको बहुत परेशानी होता है, जिसके मद्देनज़र मैं सोचा कि चलिए मैं आपको उसके ऊपर एक सूटेबल वीडियो बना दिया जाए। मैं प्रैक्टिकली रूप से आपको करके दिखाऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए अपडेट भरी वीडियो लाते रहता हूं, आपके लिए मेहनत करते रहता हूं। क्योंकि जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि जो अटेंशन फॉर्म होता है आपको भरने के लिए दिया जाता है, तो वहां पे जब आप डिवीज़न में ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, जब ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो उस टाइम आपको भरने के लिए बहुत कम टाइम होता है। क्योंकि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की प्रक्रिया वेरिफिकेशन है जो आपका है, रीवेरिफिकेशन के रूप में आपको किया जाता है और करवाया जाता है। तो साथियों, अगर वो फॉर्म आप घर से भर के ले जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्द से आप वहाँ पे सबमिट करेंगे और पीडीएफ बना के आप उसको अप्लाई कर देंगे। तो साथियों, मैं आपको बताता हूं, एक एक पॉइंट के ऊपर चलूंगा। मैं फॉर्म, जो आपके पास फॉर्म आया है, वो मैं फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ आपको लगेगा और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें क्या क्या भरना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर स्क्रिप्ट कीजिएगा आपको नहीं समझ में आएगा और वहाँ टेंशन फॉर्म आपका गलत होगा तो आपको फिर ज्वाइनिंग में परेशानी होगा। चलिए मैं लेके चलता हूँ उस वीडियो के ऊपर। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको अटेंशन फॉर्म पे आपको लेके आया हूं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ई नंबर, वो आपको जो भी रहेगा वो आप भर दीजिएगा। उसके बगल में है कैटेगरी नंबर। तो जो आपका कैटेगरी नंबर होगा, जब आपको ज्वाइनिंग कर रहे होंगे तो उसमें लेटर में लिखा होगा कैटेगरी नंबर। अब यहाँ पे पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ग्रुप डी में पॉइंट्समैन है, तो वहाँ पे पोस्ट आपका असिस्टेंट पॉइंट्समैन लिखा जाएगा। रोल नंबर, ये जो रोल नंबर है, आपका जब एग्ज़ाम दिए थे तो उस टाइम जो आपका रोल नंबर था वो रोल नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका है फ़ोटो है, फ़ोटो आप इस पर चिपका दीजिएगा और इस पर इस तरह से साइन करना है कि कुछ आपका फॉर्म पे हो और कुछ फ़ोटो पे साइन हो। उसके बाद नीचे चलिए, फर्स्ट में कह रहा है पूरा नाम उपनाम सहित यदि कोई हो तो साफ अक्षरों में भरे। तो देखिए आपका कुल नाम जो सरनेम है वो भरना है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये देखिए कि कोला है और कृष्णा राय है, जैसे कोई के मान लीजिए कि फलाने कुमार है, तो आपका सरनेम कुमार हो जाएगा और फर्स्ट नेम आपका जो होगा वो लिख दीजिएगा। अब दूसरा हम कह रहा है वर्तमान पता, गांव थाना जो भी है आपका, वो चीज़ आप अपने गांव का एड्रेस जो वर्तमान है उसको लिखिएगा। अब आपका तीसरा नंबर में है घर का पूरा पता, जहाँ पे आपका गांव है और आप रहते थे वहाँ पे लिखिएगा। अगर आपका दोनों सेम है
तो दोनों सेम लिखा जाएगा। अब उसके नीचे में कह रहा है कि पाकिस्तान का मौलिक निवासी हो तो उस देश का पता और भारत का प्रवास की तारीख। अगर आप पाकिस्तान में रह चुके हैं तो उसके बारे में पूछ रहा है कि उसका एड्रेस दें। तो जनरली तमूमन लोग नहीं रहते हैं, जो रहते हैं वो अपना वो दे सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पेज में। अब आपको दूसरे नंबर में आते हैं, दूसरे फॉर्म पे, तो कहा गया उक्त स्थानों को विवरण को जो 5 वर्षों में किसी समय को लोक लेवल से अधिक रह चुके हैं, अगर किसी विदेश में हैं तो आप उसके बारे में जानकारी दें। तो जैसे साथियों, आप अगर कहीं बाहर में रहे हैं तो आप उसका विवरण दीजिएगा कि कब से कब तक रहे हैं। साथियों, जब से जब तक लगी रहे हैं आप उसका कि विवरण जरूर दें। तो देखिए इसमें ये बंदा है कि कहीं अलग अलग रहा है तो अलग अलग जितना साल रहा है उसका विवरण दिया है। तो आप अगर आप सेम रहे हैं उतना ही जगह पे तो आप यहीं पे सेम चीज़ इसको भरिएगा। अब उसके बाद है आपका 5वां नंबर में कहा गया है कि पिता का नाम देना है, तो पिता का नाम भर दीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रीयता, अगर इंडियन है तो इंडियन लिखिएगा। उसके बाद जन्म स्थान, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस जगह का नाम लिखना है। फिर आपका कह रहा है कि पेशा, तो आपके पिताजी हैं वो क्या करते हैं, जैसे कोई किसान हैं, कोई सर्विसमैन हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई टीचर हैं, कोई शॉपकीपर हैं, तो जो भी रहेंगे वो वहाँ पे आपको फिल करना होगा। और उनका वर्तमान पता, आपके पिताजी का वर्तमान पता कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं, ये चीज़ आपको उनका देना पड़ेगा। और जो परमानेंट घर का एड्रेस है वो भी उनको फिल करना, आप वहाँ पे लिखिएगा। अब दूसरा में है माता के बारे में, कि उसी तरह से माता का विवरण दे दीजिएगा, जो भी नाम है माता का, कहाँ के इंडियन हैं और वो क्या करते हैं वो सब विवरण दे दीजिएगा। उनका वर्तमान पता कौन सा है और घर का पता कौन सा है, ये चीज़ आपको फिल कर लेना है, भर लेना है। और उसके बाद 4था नंबर में आपके भाई हैं, तो जितने भाई रहेंगे उनका विवरण आपको डालना पड़ेगा, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सभी चीज़ें उसमें भरना पड़ेगा, जितना भाई रहे वो। अब 5वां में है बहन, तो जितने सारे बहन हैं वो बहन के बारे में भरना होगा। अगर वो शादीशुदा हैं तो उनका जो वर्तमान पता हो जाएगा उनका ससुराल हो जाएगा, और जो परमानेंट एड्रेस होगा वो आपका घर का होगा। तो इसमें आप जितने भी लोग होंगे उसको अभी आप उसमें भरिएगा। जैसे इनका कोई बहन नहीं है तो ये नहीं भरे हैं, अगर होंगे तो भरिएगा, नहीं होगा तो नहीं भरिएगा। तो चलिए मैं आपको तीसरा पेज पे ले चलता हूँ। अब देखिए आगे है आपका 5वां में कि अगर कोई आपका शादीशुदा है, अगर कोई पुत्र या कहीं विदेश में अध्ययन कर रहे हैं तो उसका विवरण दीजिए। यहाँ पे आपका विवरण भरना पड़ेगा, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। 6ठा में आपका है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, तो आप जो इंडियन है तो इंडियन लिखिएगा। अब 7वां नंबर है जन्म की तारीख, आपका जन्म किस डेट में हुआ था वो डेट आपको भरना है, जिस डेट में है आपको भरना है। अब कह रहा है कि उस टाइम जन्म से लेके इस टाइम जब आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपके कितने साल हो गए वो ईयर निकाल के आपको लिखना है। और फिर आगे में है ग में कि आपका मैट्रिक उत्तीर्ण करने का समय आयु, जैसे आप जब पढ़ाई शुरू किए थे तो मैट्रिक का एग्ज़ाम था, जो 10th का एग्ज़ाम था वो कितने ईयर पे दिए थे वो ईयर लिखना है। कोई 15 साल में देते हैं, कोई 16 साल में देते हैं, तो जो भी दिए हैं आपको वहाँ पे लिखना होगा। अब 8वां में कह रहा है कि जन्म का स्थान, जिला और राज्य जहाँ पर आप स्थित थे, तो जहाँ पे आप पैदा हुए थे, जहाँ पे आपका जन्म हुआ था उसका एड्रेस आपको देना है। और वहाँ का जिला जो है, जिला और राज्य, जैसे कोई मान लीजिए कि कोई बिहार से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई तमिलनाडु से है, जो भी है आप अपना वहाँ पे भर दीजिएगा। और कहा गया कि ग में कि पहले आपके पिता किस जिले के राज्य में रहते थे, तो आपके पिताजी किस जिला के निवासी थे उनका पिताजी के बारे में लिखना है। अब 9वां है आपका धर्म, तो आप अगर हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, क्रिश्चियन है, जो भी हैं आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि क्या आप अनुसूचित जनजाति SC ST हैं तो उसको आप यहाँ पे लिखिएगा। अगर SC ST हैं तो लिखिएगा SC, अगर ST हैं तो ST, अगर इन दोनों में से नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, नो भर दीजिएगा।
चलिए अब आपको फोर्थ पेज पे लेके चल। अब देखिए फोर्थ पेज में 10 नंबर में है आपका शैक्षणिक जो है योग्यता, उसके कह रहा है कि 15 वर्ष की आयु से लेकर जिन जिन स्कूल कॉलेज में अध्ययन किए हैं उसका नाम तिथि के साथ दें। जैसे मान लीजिए कि आप जो हैं मैट्रिक कहीं और दिए, तो अमूमन जो होता है कि आप फर्स्ट से 10 किए होंगे तो एक ही स्कूल में किए होंगे, अगर दूसरे स्कूल में किए हैं तो उसका विवरण दीजिए और उस स्कूल का कॉलेज का नाम पता सब दें और कब से कब तक आप पढ़ाई किए थे उसका आपका डेट भरना है, ईस्वी भरना है और वहाँ से क्या किए। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक के बाद कोई इंटर किए, बीए किए, बीटेक किए, एमटेक किए या चाहे तो कोई और टेक्निकल डिग्री किए हैं, तो जिस जिस साल में जिस जिस कॉलेज या जिस जिस संस्थान से किए हैं उसका सारे का सारा आपको डिटेल भरना होगा। वो हो गया। उसके बाद आपका 11 नंबर में कह रहा है कि अर्ध सरकारी या सरकारी में अगर नौकरी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये रेलवे आप ज्वाइन करने से पहले अगर किसी में आप जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, तो उसका विवरण दीजिए। अगर नहीं है तो उसे आप खाली छोड़ दें, कुछ नहीं करें। अब उसके बाद 11 नंबर में कह रहा है कि भारत सरकार के राज्य सरकार या राज्य सरकारी उनके नियंत्रित संस्था के निकाय विश्वविद्यालयों में किसी अधीन पूर्व नियुक्ति हुई थी तो यहाँ पे अगर नहीं हुआ है तो फिर आप यहाँ पे नो लिखें या तो फिर आप ब्लैंक छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए मैं आपको 5 पेज पे ले चलता हूँ। अब देखिए 5 पेज में आपका कह रहा है 12 नंबर में कह रहा है कि क्या आप किसी समय गिरफ्तार किए गए थे। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाता है उसी के ऊपर आपको सारा डिटेल भरना होता है कि क्या आप कभी हुए थे। अगर नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पे नो भरेंगे, अगर हुए हैं तो यस भरिएगा। और कह रहा है कि क्या किसी समय आप अभियोजित हुए थे तो नो भरिएगा। क्या किसी समय आप पुलिस हवालात में रखे गए थे तो इसमें आपको नो भरना है। क्या आप किसी समय न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया था, कोई आपके ऊपर मुकदमा चल रहा था, अगर हाँ तो यस लिखिएगा, नहीं तो आप नहीं लिखिएगा। तो ये आपका था। फिर उसके बाद आगे कहता है, इस तरह से आप देख लीजिएगा पढ़ के, क्या आपको किसी समय रेलवे भर्ती बोर्ड या लोक सेवा में परीक्षा देने के लिए उसके चुनाव में बैठने से रोका गया था। तो अगर नहीं तो आप नहीं भरिएगा, नो भरिएगा। फिर उसके बाद कहा गया है लास्ट में, यदि कोई सरकारी एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बहिष्कार किए गए हैं, निकाले गए हैं, अगर नहीं तो ये सारे में लगभग आपका नो भरा जाएगा। 12 नंबर में आपका है कि यदि आप उपयुक्त प्रश्नों में से किसी का उत्तर हाँ में देते हैं तो उसका विवरण डालिए। अगर मान लीजिए कि कोई आप चीज़ में हाँ कर दिए तो आपका उसका विवरण आपको देना पड़ेगा इसमें कि किस लिए गए थे, कब गए थे, ये सब सारी प्रक्रिया आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद कह रहा है कि इस प्रमाणीकरण फॉर्म के शीर्ष में दी गई चेतावनी पर भी कृपया ध्यान दें। तो जो भी आपको चेतावनी दिया गया था, वार्निंग दिया गया था, उसको आप ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद आपको स्पष्ट रूप से जवाब दें। अब 13 नंबर में कह रहा है कि आपके निवास स्थान के आसपास 2 ऐसे प्रख्यात व्यक्ति जो आपको जानते होंगे, जिसके द्वारा रेलवे बोर्ड के द्वारा या डिवीज़न के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपके बारे में पूछताछ किया जा सके। तो ऐसे 2 नाम देना है और उनका एड्रेस देना है, जिससे आपको वेरिफिकेशन के लिए रेलवे उस आदमी का एड्रेस पे जाके या किसी तरह से कांटेक्ट करके आपके बारे में जो भी पुख्ता जानकारी होगा वो हासिल करने का काम किया जाएगा, इसलिए ये चीज़ लिया जाता है। तो आपको जो जानते हैं उन्हीं का नाम 2 लोग का दीजिए। उसके बाद नीचे में कह रहा है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि उपयुक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वसनीय एवं पूर्ण है। किसी भी परिस्थिति से मैं अवगत नहीं हूं जो मुझे सरकार के अधीन नियुक्त करने से असमर्थ ठहराया जा सके। ये आपका डिक्लेरेशन है, वो आप भरिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे साइन कीजिएगा, अपना जहाँ है स्थान दीजिएगा और डेट दीजिएगा, जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे उसका आप डेट डालिएगा। चलिए आपको मैं लास्ट पे 6 पेज पे लेके चलता हूँ। अब देखिए लास्ट में कह रहा है कि पहचान पत्र आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए आपको है, जो आपको वहाँ से भरवा के बनवाना है। तो कह रहा है केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी
जो फॉर्म है आपको आइडेंटिटी फॉर्म सर्टिफिकेट वो आपको परफॉर्मा से वहाँ से बनवा के लाना पड़ेगा। जो भी आपका है ये सब सारे में से किसी से आपको जो कि डिटेल आपको बनाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रमाणित किया जाता है कि आप अपना नाम दीजिएगा, यहाँ पे नाम भरिएगा और जिनके पुत्र या पुत्री हैं, अगर पुत्र हैं तो पुत्री काट दीजिएगा, अगर पुत्री हैं तो पुत्र को काट दीजिएगा और फिर अपना यहाँ पे नाम लीजिएगा। कह रहा है कि पिछले वर्ष से परिचित हूँ, मेरी विश्वास में है और उनके द्वारा विवरण जो आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनाएंगे वो यहाँ पे आपको डालेंगे कि इतना साल से इतना साल तक मैं इसको पूरी तरह से विश्वास के साथ जानता हूँ, ये सब तरह से सही है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दैट दी नाम लिखेगा, जो कैंडिडेट होंगे उनका नाम लिखाएगा, उसके बाद उनके पिताजी का नाम लिखाएगा और जो भी आप वहाँ पर आ रही है, हिंदी में ऊपर में है या अंग्रेजी में है, कुछ में भी आप भर सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इस तरह से ये भरे हैं। उसके बाद देखिए जो इनका जो साइन किए हैं, जो आइडेंटिफिकेशन पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे साइन किए हैं, तो गस्टेड ऑफिसर जो होंगे उनसे आपको साइन करवाना है और उस जगह का मोहर लगवाना। जैसे देखिए TS संतराव महल जूनियर लेक्चरर सिविल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से किए हैं, तो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा ये चीज़ करवाया गया है, तो आपको भी इसी तरह से करवाना पड़ेगा और यहाँ पे स्थान और पैलेस का नाम आप दे दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी सारी जो प्रक्रिया है, सारा जो फॉर्म है वो आपका फिलअप हो गया। तो साथियों मैं आप लोग को यही बताने वाला था कि जो वहाँ पे जाके कैंडिडेट परेशान होते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती भर देते हैं, इसलिए आप जो भी हैं वो आप इसी तरह से इसी फॉर्म को देखते हुए आप अपना डिटेल भरिए। ये नहीं कि इन्हीं का डिटेल सेम टू सेम उतार देना है, ये मैं आपको एक परफॉर्मा के रूप में बताया हूँ जो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो साथियों इसी तरह से फॉर्म को ज्वाइनिंग करने से पहले जाके भर लें और भरने के बाद आप उसे वहाँ पे अप्लाई करें तो आपकी जो प्रक्रिया है जल्दी हो जाएगी। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पूरे परफॉर्मा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको मन में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक ना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप भी का फ़र्ज बनता है कि आप हमारा हेल्प करें। तो साथियों जैसा कि आपने देख लिए कि जो भी वो फॉर्म था जो आपको मिला था उसको मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझा दिया, बता दिया कि उसमें क्या फिल करना है, किस किस का नाम डालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ जितने भी आपके नए अभ्यर्थी जो भाई बंधु दोस्त फ्रेंड होंगे वो भी रेलवे ज्वाइन करने वाले होंगे कुछ दिन में या करने में अभी टाइम लग रहा है, उनको बता दें कि देखिए ये अटेंशन फॉर्म होता है वो किस तरह से आपको फिल करना होता है, क्योंकि आप गलती कीजिएगा तो आपको ज्वाइनिंग में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों जब आप इतना मेहनत किए हैं तो ये थोड़ा सा वीडियो देखने में आपको क्या जाता है, क्योंकि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जब गलती हो जाएगा तो आपको कह देगा कि फिर से भर के लाइए या वापस कर देगा, तो आपको परेशानी होगा, ज्वाइनिंग प्रक्रिया रुक जाएगी आपकी। इसलिए इसको ध्यान से देखें। और साथियों मैं हमेशा ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो लाते रहता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आपकी परेशानी को समस्या का समाधान करने के लिए मैं यहाँ पे आपका भाई बैठा हूँ। फिर भी साथियों अगर आपके मन में किसी तरह के डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।